नमस्कार, मैं हूं सुभाष पोद्दार। आप अर्थात बीपीएससी 67वीं पीटी के प्रतिभागी मुझे सुन पा रहे हैं करियर शेपर पर, जो यूट्यूब पर एक शैक्षिक चैनल है। आज का यह 25 प्रश्नों वाला सेट मेडाइवल इंडिया पर है, जिसमें खिलजी वंश पर फोकस किया गया है। आपसे अपेक्षा है कि इसे शुरू से अंत तक देखें और अच्छी तरह रिवाइज कर लें। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मूलतः खिलजी। ऑप्शन देखें, तुर्क थे, अफगानी थे, मंगोल थे, ईरानी थे। तो मूलतः है लगा हुआ खिलजी के पीछे, तो ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये मूल निवासी तुर्की के ही थे, इसलिए आंसर तो ए ही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो है अफ़गानी थे, तो जहाँ तक इनके अफ़गानी होने का सवाल है, तो ये अफ़गानी मूलतः नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ये लंबे समय तक रहे थे और स्वाभाविक है कि वहाँ का जो हैबिट है और रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उसको अपना लिए थे ये लोग। और फिर क्या हुआ कि कालांतर में गजनबी और गोरी की सेना बनकर वो भारत आए थे, और फिर जो सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में मंगोल के द्वारा उथल पुथल का माहौल लाया गया था, तो उसके फलस्वरूप ये रिफ्यूजी बनकर भी भारत आए थे। लेकिन भारत आने के बाद यहाँ जो इलवरी तुर्क थे, जो शासक वर्ग थे उस समय, उनसे उन्हें भिन्न समझा गया, इसलिए मूलतः खिलजी तुर्क ही थे। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इलवरी तुर्कों ने, अब देखिए ये ऑप्शन देखिए, जातिवाद पर अधिक बल दिया, जातिवाद पर कम बल दिया, तुर्कों के हितों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना, अफगानों के हितों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। चूँकि इलवरी तुर्क एक नोबल क्लास थे, यानी अभिजात वर्ग थे, और लगभग 1 सदी तक उनका राज रहा, तो उनमें एक जो शाही नेचर होता है, उस तरह का नेचर आ गया था उसमें, इलवरी तुर्कों में। तो इससे हुआ क्या कि वो जातिवाद पर अधिक बल दिए इन लोगों ने। उसके बाद जो तुर्क थे उस समय के, तुर्कों के हितों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। तो आपका आंसर ए और सी सही है। यानी ये कास्टिज्म वाला और टर्किश इंटरेस्ट वाला, ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर चला जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 3, खिलजी वंश ने, देखें ये सब क्वेश्चन कमीशन लेवल का है, इसलिए इस तरह का ऑप्शन सेट किया जाता है। तो टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन देखिए, तुर्क मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की, खिलजी वंश अब आ गया। तो खिलजी वंश जब आया, खिलजी क्रांति जब हुई, उसके बाद ये वंश सत्ता पे काबिज हुआ, तो उस समय ये चीज़ सिद्ध हो गया कि जातीय निरंकुशता जो है वो अधिक समय तक राज नहीं कर सकती, और एक जो राज्यारोहण का एक धारणा बन गया था इलवरी तुर्कों के समय, कि प्रभु सत्ता पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एक अधिकार होता है, इस चीज़ को खिलजियों ने झुठलाया। तो कहने का मतलब कि वो इलवरी तुर्कों से
विपरीत नेचर में आए, उदार नेचर में आए, तो उसी तरह का ऑप्शन आपको चुनना है। तो खिलजी वंश ने क्या किया कि जो भी भारतीय मुसलमान थे उसको जो बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता था उस समय, उस पर उन्होंने नियुक्ति आरंभ कर दी इंडियन मुस्लिम्स को। और फिर जो पहले प्रतिभा के स्थान पर कुलीनता पर बल दिया जाता था, अब उल्टा कर दिया गया, कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को अधिक महत्व दिया गया। कुलीनता क्या हुआ? कुलीनता हुआ कि जो राज परिवार के सदस्य हैं वही पोस्ट, अच्छे पोस्ट पर रहेंगे, वो कुलीन, उन्हीं को बोला जाता है। तो अब खिलजी वंश में ऐसा नहीं हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये इल्बरी तुर्कों का था नेचर, मतलब वर्क कल्चर। लेकिन इसके ठीक विपरीत खिलजी वंश का हुआ। तो बी और डी सही है। बी और डी सही है, तो आपका आंसर ई चला जाएगा। यानी ये इंडियन मुस्लिम वाला सही हुआ और कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा, ये दोनों सही हुआ, तो आंसर ई चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। अब देखिए, मलिक फिरोज किसका नाम था? जलालुद्दीन खिलजी का नाम था। इसे ओरिजिनल नाम उसका मलिक फिरोज ही था, लेकिन जब वो खिलजी क्रांति के बाद वो शासक बने तो उन्होंने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी बोलते हैं। तो इस आदमी को शाइस्ता खां की उपाधि कौन दिया था? अब देखिए, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बलबन का 2 बेटा था, मुहम्मद और एक बुगरा खान। उसमें जो मुहम्मद था वो उसका फिर बेटा कै खुसरो हुआ, और फिर बुगरा खान जो उसका दूसरा बेटा था उसका बेटा फिर कैकूबाद हुआ। अब देखिए कि शाइस्ता खां की उपाधि मलिक फिरोज को किसने प्रदान की? तो इसका आंसर कैकूबाद होगा। अब देखिए, उसको शाइस्ता खां की उपाधि क्यों दी गई? तो हुआ क्या कि कैकूबाद के समय में सत्ता का संघर्ष सुल्तान और उसके नायब निजामुद्दीन के बीच छिड़ गया था, जिससे कि मलिक फिरोज का फिर जो पॉलिटिकल कद होता है, राजनीतिक कद होता है, वो बढ़ गया। और कैकूबाद मलिक फिरोज को समाना से बुलाया और फिर उसे राज्यपाल का पद दिया गया, बरन का राज्यपाल बनाया गया और आरिज़ मामलिक यानी युद्ध मंत्री बनाया गया, नियुक्त किया गया। और उसी समय से शाइस्ता खां की उपाधि कैकूबाद ने प्रदान की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैकूबाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। मैं एक वृत्त मुसलमान हूँ, मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट इसलिए क्वेश्चन बना क्योंकि इस स्टेटमेंट में एक दुर्बल नीति छिपी हुई है, जो कि उस समय अमूमन शासकों में नहीं हुआ करता था विद्रोहियों के प्रति। लेकिन ये ऐसे कौन से खिलजी शासक थे जिन्होंने ऐसा कहा, और ये उनकी दुर्बल नीति थी विद्रोहियों के प्रति। तो अगर आपको याद होगा तो ये मलिक फिरोज ही थे जो जलालुद्दीन का पद ग्रहण किए थे और खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा
सी जलालुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया डैश आक्रमण किया और असफल रहे। देखिए, खिलजी वंश में तो 3 शासक हुए, जिससे कि फाउंडर हुए जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, फिर ये और एक खिलजी आए। तो इन तीनों में सबसे अधिक समय तक और काफ़ी लोकप्रिय शासक के रूप में और एक तरह से कह लें निरंकुश भी अलाउद्दीन खिलजी ही थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण भी हुआ, और अच्छी बात ये रही अलाउद्दीन के लिए कि मंगोल असफल रहे हर बार। तो ऐसा कितना आक्रमण मंगोलों ने किया था अलाउद्दीन के शासनकाल में, यही क्वेश्चन है। तो अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 बार ऐसा हो चुका था। आंसर होगा 4 बार। अब देखिए, पहला जो मंगोल अटैक हुआ तो 1297 से 98 के बीच, और मंगोल की तरफ से कादर नाम का उसका था नेतृत्वकर्ता, और अलाउद्दीन के साइड से जफर खान। तो मंगोल के साइड का जो नेतृत्वकर्ता था कादर, वो जालंधर के निकट हारा, उसको हरा दिया गया। उसके बाद फिर दूसरा मंगोल अटैक हुआ, उसका नेतृत्व करता था साल्दी, और फिर अलाउद्दीन की तरफ से जफर खान, वहाँ भी साल्दी को हरा दिया गया जफर खान के द्वारा। और फिर तीसरा जो मंगोल अटैक हुआ वो उसका मंगोल का नेतृत्व करता कुतलुक ख्वाजा था, और फिर ये अलाउद्दीन की तरफ से जफर खान था। हालांकि इसमें जफर खान मारा गया, लेकिन वो कुतलुक ख्वाजा भी जीत नहीं पाया, मंगोल भी हारा। ये घटना 1299 इंड की है। और इस तरह से चौथा फिर मंगोल का जो अभियान हुआ वो 1307 और 8 के बीच, उसमें इकबाल बंद जो था मंगोल साइड से वो हारा। तो इस तरह से 4 अभियान हुआ मंगोल की तरफ से, और चारों हार चुका था, वो असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों की चर्चा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान, तो अलाउद्दीन का तो सैनिक अभियान, फिर बाजार नियम, फिर ज़मीन से संबंधित रेगुलेशंस, ये सब बहुत फेमस हुआ। और मोहम्मद हबीब जैसे हिस्टोरियन ने उसे एक क्रांति की संज्ञा दी। तो उसी में एक सैनिक अभियान की चर्चा। अब देखिए, ये जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों की चर्चा की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। इस तरह से ये डी ई सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी ने परोक्ष नियंत्रण की अपनाई। अब देखिए, परोक्ष नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण तो है लेकिन परोक्ष है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 2 तरीका अपना लिया था कि अगर उत्तरी राज्यों को जीतेंगे
तो उसको अपने एम्पायर में मर्ज कर लेंगे, विलय कर लेंगे। लेकिन अगर दक्षिणी राज्यों में जीत दर्ज करेंगे तो उसको हम अपने एम्पायर में मर्ज नहीं करेंगे, बल्कि उससे हम सिर्फ जो लगान ये होगा, मतलब वार्षिक जो होता है उसको देना पैसा, वो सिर्फ लिया जाएगा। और फिर युद्ध में अगर कहीं पे युद्ध करना है तो उसमें साथ लेना, यही सब है। तो इस तरह की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों में अपनाई, परोक्ष नियंत्रण की नीति। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए रणथंभौर, अब अलाउद्दीन खिलजी का अगर देखेंगे, मतलब ये जो अभियान उन्होंने छेड़ रखा था, तो रणथंभौर जिसका शासक हमीर देव था, वो रणथंभौर पर 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी उस पर अटैक किया और 1301 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। तो रणथंभौर पर अधिकार का आंसर हो जाएगा 1301 बी। 1300 में ये अटैक हुआ और इसमें अधिकार कर लिया, सीज कर लिया उसको। और फिर देखिए इसमें दो डेट और है, 1303 और 1305। 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार किया था, इस पे चित्तौड़ पर अधिकार किया था 1303 में, जिसका रूलर था रतन सिंह। और फिर ऑप्शन डी में 1305 है, इसका भी मतलब है ये मालवा पर अटैक हुआ था 1305 ईस्वी में, जिस एनुल मुल्क के लीडरशिप में। और मालवा का जो रूलर था, शासक था, महलक देव था। तो ये 1305 ये मालवा पर अटैक था और 1303 चित्तौड़ पर अधिकार था, 1301 ही रणथंभौर पर अधिकार। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था? अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान में? तो आपको याद होगा जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अटैक किया तो अमीर खुसरो उस सैन्य अभियान में उसके साथ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने किस खिलजी शासक को कड़ा बुलाकर धोखे से हत्या कर दी? अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी इसको जलालुद्दीन का जो उदारवादी रवैया देखा और मंगोलों के साथ संधि करते हुए देखा, तो फिर अलाउद्दीन को ये सब अच्छा नहीं लगा और फिर उसकी हत्या कर दी गई धोखे से। कहाँ बुलाया था? कड़ा मतलब ये जो है इसको इलाहाबाद बोलते हैं। उस समय कड़ा बोला जाता था मध्यकाल में। तो उसकी जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई, जो मलिक फिरोज, उसी को बोलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी को ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मलिक फिरोज। क्वेश्चन नंबर 12, अब सही सुमेलित करना है। तो देखिए एक तरफ ये सब राज्य है, साउथ का राज्य है, और एक तरफ उसका शासक है। तो आपको पहचानना है कि किसका शासक कौन था।
अब देखिए ये नंबर देवगिरी कुलशेखर, ये तो गलत हो गया। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये पहला तो गलत हो गया। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी उस समय काकतीय थी और प्रताप रुद्र देव उसका शासक था, तो ये सही हुआ। ये तेलंगाना वाला सही है। अब देखिए होयसल, होयसल का की राजधानी द्वार समुद्र थी और उसका शासक वल्लाल तृतीय, तो ये भी गलत हो गया। एक ये सही हुआ और फिर कौन सही हुआ? कोई सही नहीं हुआ, सिर्फ ये पांड्य, जिसकी राजधानी मदुरा थी उस समय, तो उसका जो शासक था कुलशेखर था, और कुलशेखर अलाउद्दीन का समकालीन भी था। तो इस तरह से इसमें कौन सही हुआ? सिर्फ बी सही हुआ, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कालक्रमानुसार सही विकल्प चुने। ये भी अलाउद्दीन खिलजी का अभियान है, तो आपको ये देखना है कि कौन पहले आया, फिर उससे क्रमशः कौन बाद में आया। तो द्वार समुद्र अभियान, मावर, वारंगल। जब आप अलाउद्दीन का अभियान देखेंगे तो उसमें देवगिरी तो आएगा ही, वारंगल भी आता है, द्वार समुद्र भी आता है और मावर भी आता है। तो देवगिरी में 3 बार उनका अभियान छिड़ा था और फिर एक एक बार इसमें वारंगल, द्वार समुद्र और मावर में। तो अगर कालक्रम देखेंगे तो देवगिरी 1296, देवगिरी, फिर दूसरा अभियान देवगिरी में 1307, उसके बाद फिर है वारंगल, वारंगल है 1309 में, और फिर क्रमशः चला है 1309 में वारंगल, फिर ये द्वार समुद्र 1310 में, फिर मावर 1311 में, उसके बाद लास्ट में 1312-13 में देवगिरी में तीसरा अभियान छेड़ा था। तो वारंगल, द्वार समुद्र, मावर, 3, 1, 2, यानी आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा सही। पहले 3 हुआ, यानी कि 1309 में, और ये फिर द्वार समुद्र 1310, ये फिर 1311, तो 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर प्राप्त हुआ था। ये तो बहुत वेल नोन क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन को कोहिनूर किस अभियान से प्राप्त हुआ। तो वारंगल का जो अभियान हुआ था 1309 में, तो वहाँ से इसको कोहिनूर प्राप्त हुआ था। बाकी ये सबसे नहीं हुआ था, गुजरात, चित्तौड़, द्वार समुद्र, ये सबसे नहीं, वारंगल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायाने की उपाधि तथा नवसारी की जागीर प्रदान की? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। राय रायाने की उपाधि और नवसारी की जागीर। रामचंद्र देव आपको याद होगा, देवगिरी के शासक। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र देव। और ये सब तो जान ही रहे, सिंघन देव, देवगिरी 3rd जब अभियान हुआ था अलाउद्दीन का, तीसरा अभियान, तो उसमें ये शासक थे सिंघन देव। और ये रामचंद्र देव तो उनका पहला दूसरा अभियान में, देवगिरी के 1st 2nd अभियान में अलाउद्दीन के ये शासक थे रामचंद्र देव। और फिर प्रताप रुद्र देव तो जानते ही हैं, इसका है वारंगल का।
ये, और फिर बल्लाल तृतीय द्वार समुद्र का। तो खैर ये तो शासक सब है, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए, लेकिन जैसा क्वेश्चन है कि राय रायाने की उपाधि और नवसारी की जागीर, तो ये रामचंद्र देव था, उसी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, वह अधिराजत्व सुजरेंटी में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता सोवरेंटी में वह था। अब देखिए, अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता में। तो ऐसा व्यक्ति वही था जो दो तरह का नीति अपनाए रखा था। एक नॉर्थ इंडिया का राज अगर जीतेंगे तो मर्ज कर लेंगे अपने एम्पायर में, और साउथ इंडिया का जीतेंगे तो उस पर हम परोक्ष रूप से शासन करेंगे। तो अधिराजत्व में विश्वास करता था और प्रभुसत्ता में नहीं। तो वो अली गुरसप था। अली गुरसप यानी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का संबंध मुख्य रूप से इन विषयों से था। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का संबंध, और उसका राजत्व कैसा था, किस नेचर का था, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो कैसा शासक था, उदार था या निरंकुश था, साम्राज्यवादी था, रिलीजन और पॉलिटिक्स को मतलब एक एंगल से देखता था, क्या था, वही सब ऑप्शन है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व था वो शासक की निरंकुशता, ये सही है। शासक की निरंकुशता और साम्राज्यवाद, ये दो गुण था उसमें। एक और गुण था कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स का पृथकीकरण किया, न कि एकीकरण। ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया। अगर यहाँ पृथकीकरण होता तो ये भी सही होता, इसलिए इसमें सिर्फ बी और डी सही होगा और आंसर चला जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 18, शासक अपने बाहुबल से सत्ता पर अधिकार करता है, न कि ईश्वर की कृपा से, न जनता की इच्छा से, और न ही उलेमा या अमीर वर्ग के सहयोग से। ऐसा किसका कहना था? देखिए, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, इसमें किसी शासक का जो शासन करने का आइडियोलॉजी है उसके पास, वही चीज़ इस स्टेटमेंट में झलक रहा है। तो इस तरह का सोच ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी का था कि वह बाहुबल से सत्ता पर अधिकार चाहता था, न ईश्वर का कृपा। ऐसा कुछ नहीं उसके मन में था कि ईश्वर का भी कोई कृपा होता है किसी को शासक बनने में, और न ही जनता की इच्छा से, और न ही उलेमा या अमीर वर्ग के सहयोग से। अब देखिए, इसमें ना तो इन्होंने ईश्वर की कृपा को जगह दिया, न जनता की इच्छा को तरजीह दी, और न ही उलेमा या अमीर वर्ग के सहयोग को इन्होंने माना कि शासन करने के लिए ये सब जरूरी नहीं है, सिर्फ बाहुबल चाहिए शासन करने में। तो इस तरह से 18 का डी हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी और
कैकुबाद, इन लोगों का जो राजत्व का था सिद्धांत, वो मानवीय प्रवृत्ति वाला था राजत्व। और फिर जाइएगा, एक बलबन भी था, तो राजत्व का दैवी सिद्धांत मानता था। लेकिन अलाउद्दीन के हिसाब से न तो ईश्वर की कृपा चाहिए, न जनता की इच्छा, और ना तो उलेमा यानी जो धर्मगुरु होता है, या फिर अमीर वर्ग यानी शाही परिवार के लोग, इन लोगों का सहयोग भी नहीं चाहिए था। इनके हिसाब से सत्ता सिर्फ बाहुबल से लाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए, अलाउद्दीन का जो राजत्व था, उसका जो प्रिंसिपल था, कौन मतलब सिद्धांत, उसको कौन लाया? तो ये जो खुसरो है, खुसरो उसका दरबारी भी था, और इन्होंने ही प्रतिपादन किया उसके राजत्व के नियमों को, सिद्धांतों को। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन के संबंध में सत्य कथन का परीक्षण करें। अब देखिए, अलाउद्दीन के संबंध में सही बात क्या है। केवल सिक्कों में स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। ये आप लोग जानते हैं कि वो महत्वाकांक्षी हो चुका था, और फिर सिकंदर की तरह अपने आप को देखने लगा था। तो सिक्का पर भी इस तरह का मतलब नाम, ये दूसरा सिकंदर घोषित करता हुआ चीज़ छपा देना, ये भी हो रहा था उस समय उनके द्वारा। तो ऑप्शन देखें, केवल सिक्कों में स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। केवल सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। अब देखिए, ये जो है ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सिक्का और सार्वजनिक प्रार्थना सभा जो होता था उस समय, उसमें स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। तो ये यहाँ जो केवल हो गया, ये चीज़ इसको गड़बड़ा दिया, यानी ये गलत हो गया। सिक्कों पर भी अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित किया था, सार्वजनिक प्रार्थनाओं में भी अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। और खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। तो दिल्ली में मद्य निषेध तो किया था, क्योंकि वो जो अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी कि मतलब समृद्ध लोग जो थे, और ख़ास करके शाही परिवार के लोग, उन पर नकेल कसने का इन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया था। उनमें से एक ये भी था, दिल्ली में मद्य निषेध की आज्ञा दे देना। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 तथा 10 पर आधारित था। अलाउद्दीन का जो सेना था, उसमें घुड़सवार भी था, पैदल सैनिक और हाथी भी था। और सैनिक इकाई को कुछ अधिकारियों के अधीन कर दिया गया था, जैसे खान, मलिक, अमीर, सिपह सालार, उसके अधीन कर दिया गया था। और उस समय जो वो यूनिट बनाया विभाजन करने का,
वो ऐसा ही था, 1000, 100 और 10 पर आधारित था। और इस तरह से 10,000 के सैनिक टुकड़ी को तुमन नाम दिया गया था। अब देखिए अलाउद्दीन का जो सेना था वो पूरी तरह से केंद्रीयकृत सेना था, जिसमें कि अस्थाई सेना की भर्ती की जाती थी, केंद्रीय कोषागार से नगद वेतन दिया जाता था उन लोगों को, और दीवान ए आरिफ एक अधिकारी हुआ करते थे जो सैनिकों की नामावली तथा हुलिया रखता था, जिसको भी आप फोटो कहते हैं। और फिर उसमें घोड़ा जो होता था उसको दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन के समय में जारी रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जब वो निरीक्षण करे तो कोई घोड़ा दोबारा प्रस्तुत नहीं हो सके। तो चलिए इतना, ये जो विभाजन का आधार था 1000, 100 और 10, ये अलाउद्दीन के समय हुआ। तो एक केस क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली और सभी की भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूला। अब देखिए तो कोई भी पहचान लेगा कि 50% लगान, तो तुरंत समझ जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ही है, इसलिए आंसर तो खिलजी ही होगा। 22 का सी हो जाएगा। अब देखिए अलाउद्दीन के समय में 3 प्रकार का वो था, मतलब कि एग्रो टैक्स कह लीजिए, कृषि कर, जैसे कि खराज को भूमि कर बोलते हैं, खराज, या फिर कहिए खराज ए जजिया। दूसरा था चराई, तीसरा था घरी। और जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था वो एक विश्वा होता था उसके बेसिस पर। तो अब देखिए जो 50% का एकीकृत लगान रखा गया, तो इससे हुआ क्या कि जो ज़मींदार लोग थे उस समय, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि वो किसानों की तरह उसकी स्थिति हो गई, क्योंकि उपज का तो आधा भाग चला जाएगा शाही कोषागार में, और शेष आधा जो बचा उसमें से चराई तथा और कई तरह का टैक्स, या ये जो घड़ी है यानी कि आवास कर, वो सब चुकाने के बाद बहुत कम अनाज शेष रहता था। तो इस तरह से अलाउद्दीन का ये मंशा भी था कि जो ज़मींदार लोग हैं उनकी स्थिति को कमज़ोर कर दिया जाए, बस वो कमज़ोर देखना चाहते थे उन लोगों को, और फिर तो शासन तो आराम से होता रहेगा। और खराज जो था यानी कि वही भूमि कर, या कहिए 50% एकीकृत कर, तो नगद या अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। लेकिन एक व्यवस्था ये भी थी कि दोआब क्षेत्र जो होता है यानी कि नदी के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ से केवल अनाज ही लिया जाता था लगान के रूप में, बाकी सब जगह से नकदी। तो इस तरह से अलाउद्दीन होगा ही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23, बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने कितने आर्थिक विनियम पारित किए। अब देखिए इकोनॉमिक रेगुलेशन है अलाउद्दीन का, और हालांकि एक दो इतिहासकार अलग अलग बताए हैं कि उसमें से एक है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, वो 7 तरह के आर्थिक विनियम बताए अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 7। तो देखिए ये 7 कर कौन कौन सा था, इसमें से 7 में पहला था
सही प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण करना। फिर दूसरा था कि जो व्यापारी लोग हैं उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। उसके लिए सहना नाम का एक अधिकारी भी था जो व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। तीसरा था क्या कि जो दोआब क्षेत्र होता है वहाँ से अनाज की वसूली की व्यवस्था करना। चौथा भी नियम था, अब जो अनाज इकट्ठा हो गया तो उसको दिल्ली तक कारवां में ले जाना, उसकी व्यवस्था करना। फिर पांचवा भी नियम था, जो व्यापारी मान लीजिए सस्ता अनाज खरीद कर महंगा बेच रहा है तो उस पर कठोर से कठोर दंड लगाया गया। तो इस तरह से इनका था आर्थिक विनियम। और इस तरह से छठा जो नियम था उनका विनियम, आर्थिक विनियम, लगान वसूली की समुचित व्यवस्था करना और निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा। अब जिस ऑफिसर को अनाज खरीदना है और वो किस प्राइस पर खरीदेगा वो भी फिक्स है। तो ये सब से रिलेटेड व्यवस्था था। और अंतिम जो आर्थिक विनियम था वो था क्या कि अनाज के बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्टिंग करना। जो फूड ग्रेन का मार्केट है वो डेली एक्टिविटी का जो एक रिपोर्ट होना चाहिए वो पेश करना। और फिर जो खुफिया होता है गुप्तचर उसकी भी नियुक्ति करना। तो इस तरह से 7 आर्थिक विनियम बताए गए वर्नी के द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने पारित किए थे। अब देखिए 24 नंबर है, हुलिया तथा दाग प्रथा आरंभ किया। ये तो बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एग्जाम में आता है। तो बस आंसर तो ए ही होना है, 24 का ए हो जाएगा। हुलिया मतलब सैनिक का फोटो रखना और दाग मतलब घोड़े पर दाग देना। क्वेश्चन नंबर 25, सिद्दी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ? अब देखिए सिद्दी मौला का विद्रोह, ये तो जो पहला था शासक खिलजी वंश का, उसी के समय ये विद्रोह हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी। तो इस तरह से आप थोड़ा अपना रिवाइज कर लेंगे और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन सब ठीक सेट हुआ है और कमीशन लेवल का है, इसको रिवाइज करें और फिर कहीं क्वेश्चन वगैरह आ गया तो आंसर करके आए बढ़िया से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।